गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये वेक्टर का आज लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम आपको जो वेक्टर का जो हमारा थर्ड जो पार्ट्स है, पार्ट थर्ड जो है ये आज अपलोड हो जाएगा और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे और जो नहीं देखे हैं यानी पूरा वेक्टर को पढ़ने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मालूम होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बताए थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट डायरेक्शन देता है। थोड़ा सा ये बात समझना है। मान लेते हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हमको निकालना क्या है? ए क्रॉस बी। तो पहले हम यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। चलिए तो देखते हैं आई क्रॉस आई। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ आई, मोड ऑफ अगेन आई साइन। चूंकि आई मतलब एक्स एक्सिस हो गया, ये आई का मतलब भी एक्स एक्सिस, तो दोनों का डायरेक्शन हमें सेम मिल रहा है तो एंगल कितना बनेगा? 0। और यहाँ पर एन कैप जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा रिजल्ट हमारा क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर आई क्रॉस आई हमारा क्या आया? 0। उसी प्रकार से जे क्रॉस जे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कितना हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल, और 0 डिग्री होने की वजह से क्या आ जाएगा? 0। ये भी हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जब सेम वेक्टर हैं तो उस केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला? 0। अब अलग अलग वेक्टर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आई क्रॉस जे है या फिर जे क्रॉस आई है या जे क्रॉस के है या के क्रॉस जे है या आई क्रॉस के है या के क्रॉस आई है। कहने का मतलब यहाँ पे वेक्टर जो है ना वो अलग अलग वेक्टर है। तो जब अलग अलग वेक्टर रहेगा तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, इसका रिजल्टेंट पता करने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करेंगे। उस रूल को हम लोग बोलते हैं कौन सा रूल? सर्कल रूल। सर्कल रूल क्या आप करेंगे? ध्यान दीजिए, आप एक सर्कल को ड्रा कर लीजिए। ड्रा कर लिए सर्कल। आप मान के चले कि यहाँ पे हम आई होगा, यहाँ पे हम मान लिए कि जे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या होगा? के। देखिए, हम जो लिखे हैं वो हमें लिखने का डायरेक्शन ये था। देखिए, अगर हम जो लिखे वही डायरेक्शन में हमें दोनों वेक्टर मिल जाते हैं लगातार, तो उसका प्रोडक्ट हमें प्लस अदर वेक्टर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि हम करेंगे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हम लोग का डायरेक्शन और जो वेक्टर निकाल रहे हैं इसका डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हमें के मिलेगा प्लस। लेकिन अगर वही हमें जे क्रॉस आई निकालना है तो जे क्रॉस आई निकालने का मतलब इधर हम लोग का डायरेक्शन हो गया और वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, इसलिए के ही आएगा, लेकिन प्लस नहीं बल्कि माइनस के होगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे, क्या ये डायरेक्शन है? हम लोग का भी डायरेक्शन यही है और वेक्टर का भी डायरेक्शन ये है, तो के लेंगे लेकिन प्लस लेंगे। अब देखिए, जे क्रॉस आई, तो क्या ये डायरेक्शन अपोजिट है? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जे क्रॉस आई लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस में की। ऐसा नहीं करना है कि जे क्रॉस आई इधर से नहीं, हमें एक वेक्टर को क्रॉस नहीं करना है, हमेशा लगातार होनी चाहिए। तो देखिए, लगातार हमें इधर से मिलेगा तो डायरेक्शन अपोजिट मिला, इसलिए माइनस के।
चलिए अब हमारा है जे क्रॉस के, तो जे से के जाएंगे, डायरेक्शन हमारा सेम है, जो गए वो भी डायरेक्शन वही है, तो कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन होने की वजह से रिजल्टिंग हमारा प्लस में आई हो जाएगा। अब के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट हो जाएगा माइनस आई। आई क्रॉस के क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ये डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में जे हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई मतलब ये डायरेक्शन है, हम लोग का भी डायरेक्शन यही था तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा जे। तो आप इस प्रकार से क्रॉस याद रख सकते हैं। क्रॉस का रिजल्टेंट हमेशा जब आई और जे देगा तो उसका रिजल्टेंट के प्लस या माइनस होगा। प्लस होगा या माइनस ये हमारा रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट सर्कल रूट करता है। बात समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट कर लेंगे इसको। अभी अभी जो हम लोग देखे, मान करके चलिए वेक्टर ए बराबर हमारा दिया है a1 i प्लस b1 j और प्लस c1 k। वेक्टर बी बराबर दिया है a2 i प्लस b2 j और प्लस c2 k, और हमें फाइंड करना है a क्रॉस b। तो देखिए a क्रॉस b फाइंड करने का मेथड जो होगा क्या होगा वो हम डिटेल बता रहे हैं। a के जगह पर लिख सकते हैं a1 i b1 j और c1 k क्रॉस a2 i b2 j c2 k। अब करना क्या है, इसके साथ क्रॉस ये तीनों का निकालना है। जैसे a1 a2 क्या आ जाएगा, a1 a2 i क्रॉस i, इसको फिर इसके साथ तो प्लस हो जाएगा a1 b2 i क्रॉस j, क्या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a1 c2 i क्रॉस k, ये फर्स्ट हो गया। चलो अब सेकंड इसको कीजिए इसके साथ, फिर चलिए इसको इसके साथ कीजिए तो क्या आ गया b1 a2 j क्रॉस i प्लस b1 को फिर इसके साथ तो b1 b2 j क्रॉस j प्लस b1 c2 j क्रॉस k प्लस, अब फिर इसको गुना करेंगे तो c1 a2 k क्रॉस i प्लस c1 b2 k क्रॉस j प्लस c1 c2 k क्रॉस k। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमें मिला a1 इंटू a2। देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है i क्रॉस i, तो i क्रॉस i का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस a1 b2। अब ये दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, हम फिर यहाँ पे सर्कल को ड्रा करते हैं। ये डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं i, यहाँ पे हम j और यहाँ पे k। क्या है कि अगर ये डायरेक्शन मिलेगा तो पॉजिटिव, और अगर इधर से डायरेक्शन हमें मिल गया तो इस केस में क्या लेना है, निगेटिव। चलिए तो हमें यहाँ पर क्या मिला i क्रॉस j, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा i क्रॉस j, तो i क्रॉस j हमारा डायरेक्शन सेम है, मतलब क्या लेना है कि पॉजिटिव। तो चलिए यहाँ पे हम प्लस में के लिख देंगे प्लस, यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है a1 c2 i क्रॉस k, तो i क्रॉस k ये डायरेक्शन हो गया तो i क्रॉस k यानी माइनस में j हो जाएगा प्लस, फिर क्या है b1 a2, यहाँ पे हमारा क्या देख रखा है b1 a2 j क्रॉस i, तो j क्रॉस i ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर माइनस में ले लेंगे प्लस b1 b2। देख रहे होंगे कि यहाँ पे j क्रॉस j सेम वेक्टर है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है b1 c2 j क्रॉस k, तो j क्रॉस k मतलब ये डायरेक्शन है तो प्लस में आई हो जाएगा प्लस, ये हो गया। अब इसको देखते हैं c1 a2 k क्रॉस i,
तो के क्रॉस आई वो डायरेक्शन हो गया, मतलब ये डायरेक्शन यानी प्लस में जे लेना है, प्लस, नहीं समझे, के क्रॉस आई ये डायरेक्शन है ना, मतलब ये डायरेक्शन मिल रहा है तो के क्रॉस आई प्लस में जे होगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे के क्रॉस आई हो गया। अब ये देखिए C1 B2 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर माइनस में आई होगा, और प्लस में C1 इंटू C2 के क्रॉस के सेम वेक्टर है तो 0। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा तो 0 हो गया, और कौन 0 हुआ, ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया 0। अब देख रहे हैं हमारा यहाँ पर क्या बचा आई, और आई कहीं पर है जी, यहाँ पर है आई, तो हम आई को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा B1 C2 माइनस C1 B2। देखिए ये माइनस है तो क्या माइनस हो जाएगा, प्लस जे को कॉमन करेंगे तो जे कहाँ है, देखिए यहाँ पर हो गया जे, और एक जे किधर गया, यहाँ पे हो गया, तो बचेगा C1 A2 माइनस A1 C2, प्लस के को कॉमन करेंगे, के देखिए यहाँ हो गया और एक और के होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस में K1, के को कॉमन करेंगे तो A1 B2 माइनस B1 B2। चलिए तो ये हमारा निकल गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आप A क्रॉस B अगर निकालना चाहेंगे तो बस डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। ध्यान देना है हम फर्स्ट रो में आई जे के को लिखे, तो यहाँ पे फर्स्ट को इसके बाद आई जे के को लिखने के बाद पहले क्या लिखा है ए, तो ए में आई जे के का कोफिशिएंट लिखे। फिर सेकेंड में कौन है बी, तो बी का कोफिशिएंट हम सेकेंड में आई जे के का कोफिशिएंट लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग रो में लिखे, रो वाइज लिखे, क्या कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं एकदम। आप पहले लिखेंगे आई जे और क्या के, अब फिर इसके बाद हमें फर्स्ट में क्या लिखा ए, तो आई जे का कोफिशिएंट हो जाएगा A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 और C2। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, ये हमारा रिजल्ट हो गया। समझ में आया A क्रॉस B। अब हम आपको A क्रॉस B किसी वेक्टर का निकाल के दिखा देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आपको दिए रखा है वेक्टर A इक्वल टू मान लेते हैं 2i 3j 4k, B इक्वल टू 2i 5j 3k। हमें फाइंड करने होंगे A क्रॉस B। कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे I, फिर लिखेंगे J, इसके बाद लिखेंगे K। I J K को हटा देंगे तो 2 3 4। पहले इसको क्यों लिखे, इसको पहले इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हमें A क्रॉस B निकालना था। अगर फिर हम इसको लिखेंगे फिर तो हो जाएगा 2 5 और 3। चलिए सोल्व करेंगे तो I को ढकेंगे, ये रो ये कॉलम, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने आता है एकदम। 3 तिया 9, 5 चौको 20, 9 माइनस 20 माइनस j, इसको ढक देंगे तो ये 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 प्लस के, इसको ढकेंगे 5 गुना 10 3 दूनी 6 10 माइनस 6। तो आपको आ गया A क्रॉस B इक्वल टू 9 में से 20 गया माइनस 11i हो जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे, -2 गुना कर देंगे तो प्लस हो गया 2j, और ये हो गया प्लस में 4। तो ये हमारा निकल गया A क्रॉस। चलिए ये बात क्लियर है, A क्रॉस B कैसे निकालेंगे। अब आपको हम इसका कुछ एप्लीकेशन बताते हैं। ध्यान देना है, इफ A इक्वल टू A
एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होने के केस में ए डॉट बी बराबर हमारा क्या आता है, 0। क्यों 0? डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos थीटा मतलब cos 90 का वैल्यू 0 है, इसलिए ए डॉट बी हमें क्या मिलेगा, 0। अब ए डॉट बी जब निकालते थे तो आया था a1 a2, पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, b1 b2 और c1 c2। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। फिर यदि a एंड वेक्टर b आर पैरेलल या कोलिनियर, तो पैरेलल या कोलिनियर होने के केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये केस होगा। चलिए ये दोनों पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, यदि आपको एंगल निकालना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो आपको a डॉट बी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और क्या cos थीटा होता है। यहाँ से cos थीटा आपको हो जाएगा a डॉट बी और y मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ से अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स a डॉट b और बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। चलिए तो इस प्रकार से हम यहाँ से थीटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ है 2i j प्लस k और वेक्टर b आपको दिया है i प्लस 3j प्लस k, और हमें इसके बीच में एंगल निकालना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स क्या a डॉट b निकालने के लिए क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट को i के साथ, j का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 को 3 के साथ, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 को किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 मतलब 2, 3 इंटू 1 यानी 3, 1 इंटू 1 मतलब 1 बाई a का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर 1। चलिए तो ये आपको थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 2 3 1 यानी 6 और बाई अंडर रूट ये 6 होगा और ये आपका 11 होगा, यानी ये आपका 6 हो गया और ये कितना हो गया 11। चलिए तो ये आपका cos इनवर्स आ गया, इससे ये कैंसिल हो सकता है √6, तो ऊपर आ गया √6 और नीचे आ गया √11, तो ये आपका हो गया आंसर। बात क्लियर? तो आप इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट का यूज करके और एंगल को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, प्रोजेक्शन की। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये वेक्टर हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया वेक्टर ए, तो प्रोजेक्शन मतलब हो गया कि यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन का मतलब इस पॉइंट से अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्शन डाले तो ये प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा, यही प्रोजेक्शन हमें निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इस केस में हम लोग ए डॉट बी लगाएंगे और ऑन क्या है बी, तो जिसके ऊपर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड को बी का यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बाई मोड ऑफ ए होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए नहीं बल्कि बी ऑन वेक्टर ए।
इस केस में भी हम दोनों का डॉट निकालेंगे, ए डॉट बी और बाई किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, ए बाई ए का मैग्नीट्यूड को ए कैप लिखेंगे और इनटू बी हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार से आप प्रोजेक्शन को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, निकाले प्रोजेक्शन एक दो को निकाल करके और ग्रुप में सेंड, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन होगा। तो पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने में, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालेंगे तो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा। और जैसे हमारा ट्रायंगल के लिए मान लेते हैं कि ये एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, और ये साइड हमें ए है और ये साइड हमें बी है। तो इस प्रकार से हम जो निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा ए बी सी। तो ध्यान देना है, जहां ए और बी जो हमें लेना है, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब समझ में आ रहा होगा। एडजेसेंट मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा है। तो देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे बी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये एडजेसेंट साइड है। इसलिए हम लोग ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और 1/2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपको आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे ये वेक्टर ए, मान के चले कि ये वेक्टर बी है, ए के सामने ये पैरेलल जो हो जाएगा ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। ये वेक्टर बी है तो ये भी आपको वेक्टर बी मिलेगा। तो ये ए और बी का जो एडजेसेंट साइड है वो एडजेसेंट साइड यहाँ पर भी लेना है। तो याद रखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है, मिटा दी इसको। चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। आगे ये क्रॉस प्रोडक्ट का और भी यूज किया जा सकता है कोई भी लाइन को कोलिनियर प्रूफ करने में या पैरेलल प्रूफ करने में। जब कोलिनियर या पैरेलल प्रूफ करना होगा, कोलिनियर या फिर पैरेलल दो वेक्टर को प्रूफ करना है, तो आप ये दिखा देंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो पैरेलल या कोलिनियर अगर प्रूफ करना है तो आप इसको दिखा करके पैरेलल या कोलिनियर कर सकते हैं। चलिए, तो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा छूट गया था, वो क्या था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो क्या था आपका, सेक्शन फॉर्मूला था। सेक्शन फॉर्मूला या इसको डिविजनल फॉर्मूला बोल सकते हैं। जैसे ये क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा इस बात को दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमें ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। यदि इंटरनली कोई पॉइंट सी, अगर हमें सी पॉइंट हमें फाइंड करना है जो कि इसका डिवीजन जो है m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, ये AC और BC का जो रेशियो है वो m/n है। तो अगर C का कोऑर्डिनेट आप x = निकालते हैं तो mx2 + nx1/m + n होता है। इसी प्रकार से y निकालेंगे तो my2 ny1/m + n होता है। और अगर z निकालेंगे तो mz2 + nz1/m + n होता है।
तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन कहता है कि यदि ये सी जो है ना वो मिड पॉइंट होगा, इफ सी इज ए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब समझ में आ रहा है, ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में होगा। जब बीच में होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, और z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना ये आपका इंटरनली डिवीजन के लिए है। इंटरनली बोलने का मतलब समझ में आ रहा है कि ए और बी के बीच में है। अगर ये सी पॉइंट है ना वो ए और बी के बीच बाहर होता तो उसको हम लोग इंटरनली नहीं बल्कि उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन। और एक्सटर्नली के लिए ये जो प्लस हम लिए हैं वो साइन आप क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। और इस प्रकार से आप एक्सटर्नली डिवीजन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आपको प्लीज वो प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी का वेक्टर का जितना भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को बना लेंगे। वेक्टर का प्रॉब्लम एनसीईआरटी से बना लेंगे और बना करके हमारे मोबाइल नंबर का जो व्हाट्सएप है वो ये है, और इस नंबर पर आपको जरूर सेंड करें और बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें।